आप लोगों के जनरेशन में मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब से स्टार्ट किया था तब से आप लोगों ने मेरे ख्याल से 3G देखा है क्या, या 3G से नीचे 2G वगैरह, GPRS वगैरह आपने यूज किया? GPRS वगैरह, अच्छा ओके। तो क्या था कि मोबाइल, जिसको हम लोग नाम मोबाइल पड़ा है, मोबाइल का पर्पस ये था कि हम कनेक्टेड रहें, इवन इफ वी आर मोबाइल, हम मूव करते रहें तभी भी हम किसी से बात कर सके, इसका पर्पस यही था, है ना। और हम मोबाइल या फोन को सेलुलर फोन भी बोलते हैं, अगर पता होगा, सेलुलर फोन। तो ये सेलुलर कहाँ से आया, है ना? सेलुलर उस चीज से आया कि आप जिस जगह पे भी रहते हो, जैसे आपका पूरा रीजन मल्टीपल सेल्स में डिवाइडेड रहता है, लाइक दिस, लाइक दिस, इस टाइप से सेल्स में डिवाइडेड रहता है, आप जहां पे भी रहते हो, है ना। हर एक सेल में एक टावर होता है, ठीक है ना। तो सेलुलर फोन मतलब वो फोन जो कि आपके सेल में जो भी टावर अवेलेबल है उससे वो बात करे या उससे कनेक्ट करे, ठीक है। आपका मोबाइल टावर फिर हो सकता है पीछे से फाइबर से कनेक्टेड हो या कॉपर से कनेक्टेड हो, बट आप वायरलेसली कहां तक कनेक्टेड हो, बस यहां तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम वायरलेसली डायरेक्टली यूजर तक, दूसरे यूजर तक हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली वो बीच में फिर से वो फाइबर या कॉपर जाता है, बस वायरलेस कहां तक है, हमारे सेल के अंदर में उस टावर तक वायरलेस है, समझ ना। जबकि पुलिस वाले लोग जो फोन रखे रहते हैं वो सैटेलाइट फोन है ना। वो लोग सैटेलाइट फोन के थ्रू वो किसी सैटेलाइट में भेजते हैं और वहां से फिर नीचे आता है ना। सैटेलाइट फोन उस जगह पे ज्यादा रिलायबल होता है जहां पे टावर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, बट इतना हाइट पे जाता है और नीचे आता है, इसके कारण से डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, है ना। इसलिए सैटेलाइट फोन हमेशा घर घर आता रहता है, कुछ अच्छे से क्लियर आवाज नहीं आती है ना, क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसलिए रिमोट एरियाज में खासकर पुलिस या जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, ये लोग सब क्या है, सैटेलाइट फोन को यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं वेट कर सकते कि कब कहाँ पे मेरे को टावर मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए सैटेलाइट फोन का यूज किया जाता है। अब ये लोग ओवर ओवर बोलते हैं, सुना होगा, है ना, क्योंकि इनके में लिमिटेड बैंडविड्थ रहती है। अगर ये बोल रहा है तो उधर से भी नहीं बोलना चाहिए किसी को। अगर दोनों एट ए टाइम बोलेंगे तो इतना कम बैंडविड्थ है कि एट ए टाइम एक ही आदमी बोल सकता है। तो अगर मैंने ओवर बोला तब सामने वाला बोलेगा, तभी मेरे पास रीच कर पाएगा, नहीं तो एक ही चैनल में कितना कम्युनिकेशन ले जाओगे, क्योंकि सैटेलाइट से जा रहा है, समझो ना। पर हमारे पास जैसे क्या है, ये जो हम फोन यूज करते हैं 2G 3G, उसमें देखा जाए तो 64 kbps से हमारा वॉइस चला जाता है। 64 kbps मतलब हमारा आवाज, एक्चुअल में हमारी आवाज जैसे सुनाई देता है क्या फोन पे? नहीं देता ना, नहीं देता, है ना। वो कैसे सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि मेरे आवाज में बहुत सारा मॉड्यूलेशन करके अल्टीमेटली पहुंचाया गया है, वैसे ही समझ आता है हमारा फोन को, आवाज आती तो। पर जो HD कॉल करते हैं हम, जो जियो से आजकल कॉल होता है, जो इंटरनेट से कॉल होता है, उसमें वैसी क्लैरिटी रहती है जैसी क्लैरिटी आपकी ओरिजिनल वॉइस में है। वो 320 kbps में चलता है ना। 320 kbps में MP3 के जो सॉन्ग्स होते हैं उस पर चलते हैं। और 64 kbps मतलब जो हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है ना। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आपने जियो सावन चलाया या स्पॉटिफाई चलाया, है ना, म्यूजिक चलाया, बैंडविड्थ सफिशिएंट नहीं है तो आवाज की क्वालिटी उतना मजेदार नहीं आती। जैसे ही बैंडविड्थ अच्छी आती है, आवाज की क्वालिटी भी अच्छी आने लगती है। इसका मतलब जब बैंडविड्थ 64 kbps के आसपास है तो किसी तरीके से वॉइस बस पहुंच रहा है ना। पर एक्चुअल में वो फीलिंग, वो क्वालिटी जो आना है, वो कब आता है, जब आपके पास मिनिमम 320 kbps का ऑडियो हो। उसमें भी देखा जाए ना कि ये भी कंप्रेस्ड वर्ड है। 320 kbps वाला जो MP3 वर्जन बोलते हैं, MPEG लेयर 3, है ना, ये जो MP3 वर्जन है वो इटसेल्फ कंप्रेस्ड वर्जन है। तो उससे बेटर वर्जन क्या होता है, रॉ वर्जन होता है, फ्लैक वर्जन होता है, ये सब वर्जन होते हैं। कभी अगर उसके ऑडियो सुनोगे और अच्छे सोनी वगैरह के होम थिएटर सिस्टम में सुनोगे, जैसे आपने AR रहमान का कोई गाना सुना
और उसमें वो वाले वर्जन में सुनोगे तो आपको अलग फील आएगा। मेरी आदत थी कि मैं उसी को स्टोर करके रखता था, वैसी वाले ऑडियोज को मेरे पास कुछ रखे हुए हैं, तो उसमें अलग मजा आता है क्योंकि वो लॉसलेस है ना, और ये इसमें लॉसेस हो जाती है। ठीक है, बताने का पर्पस ये है कि हमारा मोबाइल वॉइस को जब ले जाता है और जहां तक पहुंचाता है, इस रास्ते में बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, है ना। पहले के लॉसेस अलग तरीके के थे, अभी के लॉसेस अलग तरीके के हैं। जैसे पहले के लॉसेस ऐसे थे कि बीच में कट ही जाता था और सडनली कुछ देर बाद आवाज आता था। अभी ऐसा होता है मॉड्यूलेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो जो गाना आजकल बजता है ना जिसमें मॉड्यूलेशन कर देता है पूरा, नहीं जाने रे नहीं जाने वाला तो बीच में मॉड्यूलेशन जो हो जाता है ना, ये अलग टाइप का आजकल आवाज आती है ना, पहले ऐसे नहीं आती थी। तो ये इसका रीजन है टेक्नोलॉजी अलग अलग चेंज होती जाती है ना। इसी चीज को हम समझेंगे कि अलग अलग जनरेशन हमको किस टाइप का बेनिफिट देते आया है। हमारे पास रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आते जा रही है और जैसे जैसे हमारे पास पेइंग कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है ना। इसके लिए दो लोग की जरूरत है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और दूसरा मेरे लेवल पे वो फोन के अपग्रेडेशन की पेइंग कैपेसिटी के लेवल पे। अगर मेरे पास 2G फोन है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को 5G जैसा आवाज आए, हो ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब मुझे भी अपग्रेड होना है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी जो हम बहुत इजीली यूज करते हैं आजकल, 5G 5G 4G वोल्टी, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो गया अभी तक कि मेरा सेल फोन जो है वो नियरेस्ट टावर से कनेक्ट करता है ना। अब वो नियरेस्ट टावर बहुत दूर है, तो टावर भी पावर लगाता है आपको सिग्नल देने में, और हमारा मोबाइल भी पावर लगाता है सिग्नल रिसीव करने में। इसलिए जहां पे नेटवर्क पुअर होता है वहां पे मोबाइल गर्म हो जाता है या बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है। ऑब्जर्व किया होगा, है ना। जैसे ट्रेन में ना बैटरी बहुत जल्दी डाउन होता है मोबाइल का, क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क नहीं मिलता रहता है, तो मोबाइल से एनर्जी ज्यादा निकलती है। इसका मतलब रेडिएशन ज्यादा निकलता है, यस। इसका मतलब मोबाइल से रेडिएशन उस समय ज्यादा निकलता है। इसलिए पुअर एरिया में जहां पे भी नेटवर्क होता है वहां पे मोबाइल को सिर के पास रख के सोना नहीं चाहिए, समझ ना। क्योंकि उससे मोबाइल पावर लगा रहा है, टावर भी पावर लगा रहा है। टावर दोनों के बीच में हैंड शेकिंग होता है। टावर कोशिश करता है कि जहां पे वो सिग्नल से बात करना चाह रहा है उसको ज्यादा पावर दे, क्योंकि दूर में है। कोई नियर में होता है उसको कम पावर देता है, कोई पास दूर में है तो उसको ज्यादा पावर देता है। ऐसा टावर की टेक्नोलॉजी रहती है, और मोबाइल के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए एक अच्छे नेटवर्क में रहने से आपका जो रेडिएशन का जो खतरा है वो रिलेटिवली कम रहता है, और बहुत क्लोज रहने से फिर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है टावर के नजदीक में होने से। पर उसमें भी उसके नीचे में तकलीफ नहीं रहता, उसके थोड़ा दूर में तकलीफ रहता है ना। उसका एक शेडो जोन बनता है, जैसे पी वेव एस वेव का एक शेडो जोन होता है, वैसे टाइप का। ठीक है, ठीक। तो जब मैं इधर पे आया था, मतलब एक सड्डू वाले एरिया पे रेंट पे रहने आया था, तो क्या है कि मेरा मोबाइल का नेटवर्क ही काम नहीं करता था। मैं दिल्ली में तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, है ना। फिर यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल वाले से बात किया कि भाई मेरा नहीं आता करके। तो मैंने पूरा टावर का ओरिएंटेशन को मेरे घर के साइड में लगवाया ताकि कनेक्शन आए। मेरा कनेक्शन था क्योंकि मैं बात करके करवा सकता था, तो मैंने क्या किया, मेरे घर तक जाना चाहिए सिंपल। तो मेरे घर में फिर नेटवर्क अच्छा आने लग गया। तो ऐसा किया जा सकता है, मतलब वो क्या है ना, वो किस साइड पे दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कारण से लॉसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अब एक चीज है ना, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसमें ज्यादा बैंडविड्थ मिल रहा है, ज्यादा बैंडविड्थ मिल रहा है, ज्यादा स्पीड मिल रहा है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। एकदम सिंपल फॉर्मूला ये है कि ज्यादा दूर तक पहुंचाना है तो डेटा रेट कम हो जाएगा, कम दूर तक पहुंचाना है तो डेटा रेट हाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बता रहा हूं। हमने पढ़ा था कि ब्लू जो कलर है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, पढ़ा है ना। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसमें ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, या तो अपोजिट बोलना चाहिए। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे एक्सरे, एक्सरे में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा है। गामा रेस जो किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलता है, उसमें क्या है,
फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और एनर्जी भी ज्यादा है। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। वेव्स के बारे में बता रहा हूं, तरंगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल विबज्योर जो होता है, जानिए हप इन अलावा में से बैगनी या वॉयलेट जो कलर है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कम है, तो बहुत दूर तक रेड कलर विजिबल होता है ना। इसका मतलब कल के दिन मुझे स्पीड डाटा देना है स्पीड से, तो वॉयलेट कलर ज्यादा स्पीड से डाटा देगा कि रेड कलर ज्यादा स्पीड से डाटा देगा? इतना देर तक पढ़ाया, सब गुड़ गोबर कर दिया है? किसमें ज्यादा एनर्जी है? इसमें क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब क्या है? ये ऐसा ऐसा, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, और ये लो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में कितना पीक्स आए, है ना, यही फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं इस वेव, इस तरंग को देखूंगा मैं अच्छे से, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये इसके जो वेव्स हैं ऐसे ऐसे हैं, और इसके वेव्स कैसे हैं, लाइक दिस। यहां तक समझे? पर मैंने क्या बताया, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें एनर्जी या ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, और जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसमें डेटा ज्यादा होगा, तो डेटा रेट मेरा हाई होगा किसमें, वायलेट में। कल के दिन मैं एक्सरे अगर यूज करूं, किसके लिए, वाईफाई के लिए, तो उसमें हाईएस्ट स्पीड मिल जाएगा मुझे, गामा रेज एक्सरे में हाईएस्ट स्पीड मिल जाएगा। पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, उतना ही हार्मफुल भी है ना। आप देखना, हम चश्मे में ब्लू लाइट फिल्टर लगाते हैं, रेड लाइट फिल्टर लगाते हैं? नहीं लगाते। ब्लू लाइट फिल्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसकी एनर्जी ज्यादा है, ब्लू की, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जैसे हम बर्नर जलाते हैं, तो ब्लू फ्लेम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है इसमें ज्यादा एनर्जी है। इसका मतलब एक सिंपल तरीका है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हम 1G टेक्नोलॉजी से 5G या 6G पे जा रहे हैं और डेटा का स्पीड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अब हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बैंड यूज कर रहे होंगे। यहां तक समझ आया? क्योंकि 1G में एनर्जी कम थी, है ना, 5G में एनर्जी ज्यादा है, तो डाटा की स्पीड भी ज्यादा होगी, है ना। क्या इसके मतलब ये भी है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, वो दूरी कम ट्रेवल करता है, ठीक है ना। और जिसका बोलना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी लो है, वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता दूरी ज्यादा तय करता है ना। और इसका एक और एग्जांपल है, म्यूजिक में आपको बेस की आवाज ज्यादा दूर तक आती है और ट्रेबल की आवाज आपको कम दूर तक जाती है। तो ट्रेबल जो आता है, छन छन बजता है, उसका हाई फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा देर तक सुनेंगे तो ईयर इरिटेट होता है ना। और ये जो बेस वाला साउंड होता है तो ज्यादा दूर तक पहुंचता है, तो क्लैरिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसका मतलब टीवी के सिग्नल्स जो आते थे इतने दूर से, वो इधर ही के होंगे, इस साइड के होंगे, है ना। और जो पास से टावर से आते हैं वो इस रेंज के होंगे। इसका मतलब सैटेलाइट फोन ये वाले में से होंगे। तो जहां पे भी दूर तक कम्युनिकेशन करना है, वहां पे लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और जहां भी नियरेस्ट कम्युनिकेशन करना है, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर है। अब देखना, अब एक एग्जांपल बताता हूँ। आप ना कई बार वाईफाई कनेक्ट करते होगे तो दिखाता है 5G और 4G, है ना। कई बार नियर में 5G तो स्पीड बहुत अच्छा देता है, पर ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगा। पर अगर आप देखोगे कि वाईफाई को दूर से कनेक्ट करना है तो पहले 4G अवेलेबल होगा, है ना। जैसे क्या है, यहाँ का वाईफाई अगर मेरे को अपने ऑफिस में कनेक्ट करना होता है तो 5G मेरा कनेक्ट नहीं हो पाता, 4G कनेक्ट हो पाता है।
वैसे जहां पे सिग्नल पुअर है, अपने मोबाइल के नेटवर्क को 5G से 2G में ले जाओ, एटलीस्ट वॉइस चालू हो जाएगा। कुछ फोन्स ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर देते हैं, कुछ कई बार आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो कभी आपको लगता है कि डेटा मेरे को श्योरली फोन कॉल करना है और अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो तुरंत से 5G से 4G या 4G से 3G या 3G से 2G में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो समझ गए कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, डिस्टेंस पास में होगा स्पीड ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी, रेडिएशन भी ज्यादा होगा। यहां तक समझे? ठीक है। अब इसके लिए हम कौन सा वेव यूज करते हैं, कौन सा तरंग हम यूज करते हैं इसके लिए? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो सारे आते हैं, गामा रेज, एक्स रेज सब आते हैं, पर इसमें कौन सा हम यूज करते हैं जो मोबाइल के लिए यूज करते हैं? एक्सरे। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। रेडियो का नाम भी रेडियो इसलिए पड़ा था क्योंकि वो रेडियो वेव्स का यूज करता है। एग्जैक्टली, समझिए ना, रेडियो दूर दूर तक आवाज पहुंच जाती, गांव गांव तक रेडियो की आवाज जाती है। एफएम की आवाज जाती है ज्यादा दूर तक, ज्यादा दूर तक अगर जाना होगा तो किसका, रेडियो का ज्यादा दूर तक जाता है, पर एफएम रेडियो का ज्यादा दूर तक नहीं जाता। पर एफएम में क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। दोनों वेव्स का बस डिफरेंस है ना, दोनों ही रेडियो वेव्स पे हैं। रेडियो वेव्स का हायर वाला रेंज जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसको एफएम यूज करता है, जिसमें एनर्जी कम है उसको फिर आकाशवाणी यूज करता है। समझ ना? वैसे ही क्या है, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स के बीच का जो वेव होता है उसको हमारा मोबाइल यूज करता है। तो रेडियो से ज्यादा एनर्जी वाला और माइक्रोवेव ओवन से कम एनर्जी वाला, ठीक है ना, रेडियो से ज्यादा एनर्जी वाला और माइक्रोवेव ओवन से कम एनर्जी वाला जो सिग्नल होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। ये चीज समझ गए? जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें यहां पे गामा रेज, एक्स रेज, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और फिर टीवी डीटीएच जो भी है ये वाले। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और होगा, कहां पे होगा, हाँ, ये विजिबल वाला किसके बाद आएगा, थोड़ा सा हो रहा, माइक्रोवेव के बाद विजिबल आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे है इंफ्रारेड और यहाँ पे है नहीं, अल्ट्रावायलेट, उल्टा उल्टा, सॉरी सॉरी, एक जस्ट फिर से बना देते हैं, पहले ये बना देते हैं, इसके बाद ये है, ये यूवी है, ये आईआर है, ये है फिर रेडियो एंड टीवी, यहां पे है फिर एक्सरे एंड फिर ये है गामा। वी से आर मतलब जो विजिबल लाइट होती है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे हम यहां से ऐसे जाते जाते हैं, एनर्जी ज्यादा, स्पीड, डाटा की स्पीड ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, डाटा की स्पीड ज्यादा और डिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है ना, तो क्या क्या ज्यादा हुआ, एनर्जी ज्यादा, स्पीड, डेटा की स्पीड क्या ज्यादा, और डिस्टेंस क्या है कम। ये तीन चीजें होंगे। तो क्या इसका मतलब मैं विजिबल लाइट में भी डेटा सेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, इस लाइट से भी डेटा सेंड कर सकता हूँ, मैं इंफ्रारेड से भी डेटा सेंड कर सकता हूँ, मैं अल्ट्रावायलेट से भी डेटा सेंड कर सकता हूँ। अब सोचो, लाइट में जस्ट वॉयलेट के बाद अल्ट्रावायलेट हो जाता है, जिसके कारण से स्किन कैंसर के
इंसिडेंसेस हो सकते हैं, है ना, सिर्फ यूवी रेस से। सोचो बाकी में कितना इधर में कितना पावर होगा, है ना। यूवी तो जस्ट वॉयलेट के बाद का रेज है, और वॉयलेट इटसेल्फ हार्मफुल है आपकी आईज के लिए, isn't it? तो देख रहे हो कि यहाँ से एनर्जी ज्यादा होने के कारण से कितना ज्यादा हमको नुकसान दे सकता है। इसलिए क्या है, जो एक्सरे जो ऑपरेटर होता है, एक्सरे मशीन का ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है कि वो एक रूम पे आपको बैठा देगा, आप अकेले रहते हो, और वो ना दूसरे रूम से ऑपरेट करता है, क्योंकि वो लगातार एक्सरे को अगर वो लेता रहेगा तो उससे तो उसका डीएनए में चेंजेस आ जाएगा, अल्टरेशन आ जाएगा, कि स्किन कैंसर या कैंसर के इंसिडेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके डीएनए में या आरएनए में अल्टरेशन हो गया, है ना। तो उसका मतलब हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट आए, आपका जो बच्चा है, वो भी विकलांग टाइप का है, जैसे हुआ था जापान में, है ना। जापान में कई जनरेशन तक जो फुकुशिमा नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी जब हुआ था, तो वैसे ही हुआ था, क्योंकि गामा रेस रेडिएट हुए थे। तो ये चीज समझ आया होगा कि इधर के रेज हार्मफुल है बट यूजफुल भी है। इधर के रेज इतने ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं कि हमारे पृथ्वी, हमारे अर्थ का कोर को गर्म करने के लिए वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रेज यही गामा रेज है। हमारा अर्थ का कोर क्यों गर्म है, उसका एक रीजन क्या है, गामा रेज है, वो इतना गर्म करता है। वो इतना एनर्जी होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। तो यही चीज है, हम समझ गए कि हमको यूज करना है, तो यहां से लेके करीब यहाँ के पूरे सिग्नल्स को हम यूज कर सकते हैं, समझ लो, यहां से लेके यहाँ तक के पूरे सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इधर के सिग्नल्स को यूज नहीं किया जाता नॉर्मल। यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझ पाओगे, देखना कि जैसे किसी जहाँ पे लोहा कहीं पे गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, वो इस रूम पे बहुत हॉट पैन रखा हुआ है, बहुत ज्यादा रेड कलर का हो गया है, वो इतना गर्म है लोहा। आप उस रूम पे रहोगे ना, आपको ना उसका टेम्परेचर फील होगा, है ना। दूसरे रूम पे उसका टेम्परेचर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म है तो वहां तक फील होगा। आप सोचो, सिंपल रूम हीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। रूम हीटर क्या करता है, वो गर्म करता है, जिसके कारण से इंफ्रारेड फैल जाते हैं आसपास में, और इंफ्रारेड के कारण से रूम गर्म हो जाता है। पर क्या वहां पे लाइट दिखती है कोई किसी टाइप की, नहीं दिखती, समझ रहे हो ना। तो ये बताने का पर्पस ये है कि इंफ्रारेड दूसरे रूम पे भी ट्रेवल कर पाता है, पर लाइट क्या उस रूम पे जा पाएगी, यहाँ की लाइट नहीं जा पाएगी, है ना। मैंने बताया इधर के रेज क्या होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते, और उधर के रेज क्या करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। तो लाइट देखो वहां तक नहीं पहुंच पाया, पर इंफ्रारेड या गर्मी जो है वो वहां तक पहुंच गई। ये चीज को समझे, है ना। अगर मुझे कहीं पे गर्मी फील हो रही है, किसी कहीं पे किचन है उसके कारण से, तो इसका मतलब इंफ्रारेड ही तो आया है मेरे पास, इंफ्रारेड ही आया है, विजिबल फॉर्म में नहीं आया, पर भले मुझे दिख नहीं रहा है कि कहां से आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, पर मेरे पास इंफ्रारेड आ रहा है। इसका मतलब इंफ्रारेड के लिए बहुत सारे जो दीवार है, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। इट डजेंट मीन कि उसको पार करके जाता है, वो रास्ता बना के जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग वेव्स होता है ना, घूम घूम के कहीं भी घूम घूम के निकल जाता है। ये सारे लॉन्ग वेव्स हैं। शॉर्ट वेव्स क्या है, अटक जाते हैं यहाँ पे, या तो इतने शॉर्ट वेव्स हो एक्सरे या गामा रेज जैसे कि वो दीवार को क्रॉस कर रहा है। तो एक्सरे दीवार को क्रॉस कर सकता है, कर सकता है, तब आपके बॉडी के अंदर से क्रॉस करके निकल जाता है, तभी तो हड्डी दिखता है ना। हड्डी, अगर आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, ये एमआरआईज या ये सब क्या करते हैं, सीटी स्कैन आपके बॉडी से रेज निकालते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर से अंदर से जाके निकल जाए, है ना। पर इंफ्रारेड के थ्रू आपके बॉडी का स्कैनिंग नहीं हो सकता। इंफ्रारेड से ये पता चलेगा कि आपको बुखार है कि नहीं। जो कोविड में जो गन यूज करते थे, वो कौन सा रेड होता था, इंफ्रारेड। तो जिसको बुखार है वो ज्यादा इंफ्रारेड एमिट करेगा, यस, इसलिए वीकनेस आ जाती है, समझो ना।
तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, 5G के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे चले गए थे 5G के। तो 5G में एक चीज कंफर्म है। पहला चीज क्या है, पहला चीज कंफर्मेशन ये है कि इसमें हायर डेटा की स्पीड मिलेगी। उसका उसके लिए ना एक स्टूल लगा दो, वहीं पे बैठा रहेगा। डिस्टेंस कम होता जाता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है ना, क्या है ये जो गामा रेज या एक्सरेज क्या होते हैं, ये ना ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो गामा रेज बहुत दूर तक जाएंगे। डिपेंड करता है कि सोर्स कितना स्ट्रांग है। अगर सोर्स बहुत पावरफुल है तो सारे रेज निकलेंगे। जैसे क्या सन भी तो बहुत पावरफुल है, पर क्या सन से गामा रेज यहाँ तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते। तो कौन सा पहुंच पाता है? यूवी रेज, है ना। यूवी रेज और बाकी रेज पहुंच पाते हैं, पर यूवी के बाद के रेज नहीं पहुंच पाते। पर अगर सन बहुत ज्यादा एनर्जी वाला हो गया तो फ्यूचर में गामा रेज, एक्स रेज सारे निकलेंगे वहां से। हाँ, सुपरनोवा ब्लास्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है सोर्स कितना पावरफुल है। अगर आप कोई उससे पूछे सन से क्या गामा और एक्सरे नहीं निकलता, तो निकलता है। इनफैक्ट सन को के लिए जो कैमरा यूज किया जा रहा है, जो सन का सारा कोरोना लेयर को ये करने के लिए, उसके लिए वन ऑफ द कैमरा एक्सरे कैमरा है ना। एक्सरे कैमरा से कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि एक्सरे को तो हम देख नहीं पाएंगे, गामा को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सरे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देगा सन के बारे में। ठीक, हाँ, एक्सरे कैमरा, है ना। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किया है, नासा ने भी किया है। एक्सरे का कैमरा हम लोग पढ़ेंगे उसमें, स्पेस में। तो एक्सरे कैमरा से हमको सन का अलग चीजों के बारे में पता चलता है। विजिबल लाइट से तो हमेशा से वो ब्लॉक कर देता है हमको। आर्टिफिशियल सन ना, हाँ। तो बिहार में थोड़ा कॉमन है। हाँ, किस बेसिस पे काम करता है? देखो, वो तो फ्यूजन है ना, फ्यूजन है। आप फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो सारे रेज निकलेंगे। इवन फ्यूजन में भी निकलते हैं। जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जितने हैं, उसमें सारा गामा रेज होगा, सब निकलता है। जिससे भी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, मतलब वो गामा रेज के फॉर्म में निकल ही रहा है। बहुत ज्यादा एनर्जी है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी दो ही चीज से पॉसिबल है, फ्यूजन से या फिजन से। ठीक है ना। क्या लाइटनिंग जो बिजली जो कड़कता है, उससे भी ये सब एनर्जी रेज निकलती है? हाँ, सब में निकलते हैं। जो ये जो बिजली कड़कती है, उसमें से भी बहुत सारे ये निकलते हैं, मतलब रेज निकलते हैं। देखा जाए तो उसमें गामा एक्सरे लेवल तक का रेज नहीं निकल पाता, पर बाकी रेज निकल जाते हैं। इसलिए क्या है, हमारा कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि फोन पे बात करते रहते हो, है ना, और कभी लाइटनिंग होती तो ऐसे डिस्टर्बेंस होता है उसमें, है ना। इसका मतलब माइक्रोवेव तक चला गया, वो रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव तक चला गया, समझे ना। और विजिबल लाइट तो है ही, तभी तो लाइट दिखता है ना। और साउंड तो है ही, वो सारा तो वेव्स का ही फॉर्म है। तो मेरा बताने का पर्पज सिंपल ये था, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी करता है ना। जैसे क्या है, क्या मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, वो हाई टेंशन वायर वाले के ऊपर भी चले जाएंगे, नहीं वैसे भी ये भी टॉपिक का पार्ट है। हाई टेंशन वायर वाला जो है ना, जिस एरिया पे हाई टेंशन वायर जाते हैं, उस एरिया पे घर वगैरह नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी नहीं जाता रहता, उसके अलावा अदर एनर्जी भी जाती रहती है। ठीक है ना। तो खैर, अपन फिर से वापस जाते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी में एक तो डेटा का स्पीड है, और दूसरा है लेटेंसी। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी कोई बता सकता है किसको होता है? नहीं नहीं, लेटेंट हिट नहीं। लेटेंसी, लेटेंसी मतलब क्या है कि जैसे आपने वेबसाइट ओपन किया, तो वहां से डेटा चाहिए, वहां से भी डेटा आना चाहिए, तो कितने कम टाइम पे पहुंचे? 1 मिली सेकेंड का लेटेंसी, 1 मिली सेकेंड में पहुंचे। जब ना पहली बार ब्रॉडबैंड आया था हमारे समय में, तो बोलते थे कि ना 3 सेकंड में आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हाँ, 3 सेकंड, यस, है ना, 3 सेकंड में। और हम क्या बात करें, 1 मिली सेकेंड। और ब्रॉडबैंड का क्राइटेरिया होना था 256 kbps से अगर ऊपर है तो वो ब्रॉडबैंड है। 256 kbps,
इसका मतलब मैं MP3 क्वालिटी का ऑडियो नहीं चला पाता उस ब्रॉडबैंड से, क्योंकि MP3 का अच्छा क्वालिटी कितने kbps का था है? देखो MP3 का ना दो क्वालिटी है ना, 320 kbps, और पुराने गाने जो होते हैं ना वो 128 kbps। पुराने गाने जो हैं 128 kbps वाले चलते हैं, और MP3 320 kbps पे चलते हैं। अगर मेरे पास ब्रॉडबैंड, जिसका क्राइटेरिया हम लोगों ने ब्रॉडबैंड किसको बोला गया है, ऐसा नेट का स्पीड जो 256 kbps से ऊपर है, उसको ब्रॉडबैंड बोला जाता है। तो मतलब पहले के ब्रॉडबैंड में मैं MP3 का गुड क्वालिटी ऑडियो नहीं सुन पाता, है ना, ये चीज था। ठीक है, तो दूसरा चीज मैंने क्या बताया, लेटेंसी के बारे में बताया, ठीक है ना। तो एक टेबल को दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्या है, जहां से हम 2G बोलते हैं, 2G में जहां से अगर बोला जाए कि हम GSM मोबाइल, अगर हम बोलते हैं GSM मोबाइल, तो वो 14.4 kbps देता था। 2G का तीन पार्ट था, एक था GSM, दूसरा GPRS, तीसरा एज। तो ये जो GSM में जो 2G वाला जो था 14.4 kbps, है ना, 14.4 kbps मतलब ऑडियो तो आता होगा पर बहुत ही फीबल टाइप का आवाज आता होगा, है ना। पहले के जमाने में याद होगा कि जो जो आवाज मतलब चिल्ला के बात करते थे। इसका रीजन क्या था कि रास्ते में इतना नॉइस था कि अगर आप जोर से नहीं बोलोगे तो क्या होगा, नॉइस मतलब वैसा वाला नॉइस, ट्रांसमिशन में जो नॉइस है ना, इतना नॉइस रहता था कि अगर आप ज्यादा एनर्जी नहीं दोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि हम पहली बार डेटा यूज करना चालू किए, डेटा यूज। और डेटा यूज कहां से चालू हुआ, 2G का ही GPRS टेक्नोलॉजी से। अब देखो अगर हम जो लैंडलाइन यूज करते हैं ना वो 64 kbps पे चलता है, जो लैंडलाइन जो हम यूज करते हैं, इसका मतलब जो 2G था वो उससे भी पुअर था, समझो ना। तो ये GPRS टेक्नोलॉजी 53.6 kbps पे जाता है। इसके बाद एज टेक्नोलॉजी 236 kbps तक आ जाता है, मतलब अभी भी ये ब्रॉडबैंड तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब रियल फॉर्म में ब्रॉडबैंड कहां से चालू हुआ, 3G से। हाँ। हम्म। हाँ, 2G में ही क्या होता है कि ये 2G होगा कि 3G होगा या 4G होगा, इसको ITU डिसाइड करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगर ITU ने डिसाइड कर लिया कि हाँ यहां से सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेक्नोलॉजी में, तो उसको अगला जनरेशन नाम देता है, ठीक है। तो ITU ने 2G यहां तक दिया था, इसलिए आपके मोबाइल में कभी कभी ई सिग्नल आता है। ई मतलब क्या है, एज। हाँ जी, जी आ रहा है तो GPRS आ रहा है। हाँ जी, जैसे 2G के साथ ना अगर जी आ रहा है तो GPRS, और ई आ रहा है तो एज। एज में थोड़ा बहुत स्पीड मिलेगा, कितना, 236 kbps मैक्सिमम। जैसे आप वोडाफोन आइडिया का अगर सिम यूज करोगे तो वो ना अभी भी उसके पास 3G और 2G भी है, तो वो कई बार ना आपका ई में कन्वर्ट हो जाता है, कभी ऑब्जर्व करना। पर जियो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जियो 4G के ऊपर ही लॉन्च किया था, जियो के पास पीछे की टेक्नोलॉजी ही नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को क्या करना पड़ा, 2G के सब्सक्राइबर के लिए भी टावर लगाना है, 3G के सब्सक्राइबर के लिए भी बचा के रखना है, और 4G के लिए भी रखना है, और 5G के लिए भी रखना है। हाँ, इसलिए तो सारे पीछे चले गए ना। इनको लॉस क्यों हुआ कि भाई 3G में जितना पैसा लगाया, अपग्रेडेशन किया, या 4G में अपग्रेडेशन किया, उतने देर में 5G आ गया। और जियो को क्या है, सिर्फ 4G और 5G कस्टमर को डील करना है, नीचे को डील ही नहीं करना, ठीक है ना। तो 3G यहां से अब ना, जब स्पीड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आता है तो आपको UH या H+ आता है सिग्नल। H+ आ रहा है मतलब बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। H+ आ रहा है मतलब सोचो 168 Mbps डाउनलोड स्पीड। देखा जाए तो ये जो 4G 5G है ना, छलावा है। एक्चुअली में 4G 5G में भी ये स्पीड नहीं मिलता। हाँ नहीं, एज मैं बताया कि अगर H या H+ प्रॉपर सिग्नल दे रहा है ना, तो उतने में ही हमारा काम चल जाए। हमारा 4G या 5G 2 Mbps देता है। हमारा 4G और 5G कितना, 2 Mbps देता है, समझो ना। तो इसलिए ना डिफिकल्टी, अगर आपका ना वीडियो नहीं चल पा रहा है, अगर जैसे यूट्यूब फुल HD में चला रहे हो आप, है ना, या 4K में चला रहे हो, नहीं चल पा रहा है, मतलब 2 Mbps से भी कम का है, और आपको दिखा रहा है 4G या 5G, और यूट्यूब का 2 MB, मतलब यूट्यूब का फुल HD वीडियो नहीं चला पा रहा है, और जबकि यूट्यूब का फुल HD वीडियो आराम से आपका U वाले में चल जाएगा एंड H में चल जाएगा। हाँ, एज में नहीं चल पाएगा, क्योंकि ना उसको जो बिटरेट चाहिए ना, जैसे क्या है, अब उसको डिवाइड करना होगा। 4 GB की मूवी है, उसको पर सेकंड के हिसाब से डिवाइड करो तो कितना पर सेकंड ये निकलेगा। जैसे 4 GB की मूवी 3 घंटे की मूवी है, अब डिवाइड कर लो पर सेकंड कितना बिटरेट निकालना है, तो उससे निकलता है कितना KBPS की जरूरत है। ठीक है, अगला है 4G। 4G के बाद से अगर कोई पूछे कि कितना स्पीड को 4G का टेक्नोलॉजी बोला गया है, तो आप क्या बताओगे, 100 Mbps। तो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर 4G इज 100 Mbps एंड मिनिमम क्राइटेरिया फॉर 3G इज 384 Kbps। इसका मतलब अगर ब्रॉडबैंड स्टार्ट हुआ था तो कब से स्टार्ट हुआ, 3G से स्टार्ट हुआ, है ना। और 100 Mbps कहां से चालू होता है, 4G से स्टार्ट होता है, और ये मैक्सिमम कितना तक जाता है, 1 Gbps तक। तो 5G कितना स्पीड देना चाहिए, सर 1 Gbps तक मैक्सिमम। नहीं मैक्सिमम कैसे, मैक्सिमम तो 4G का ही 1 Gbps है। तो क्या है, 5G 10 Gbps है ना, 10 Gbps लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा, ठीक है। 10 Gbps इसका मतलब समझ रहे हो, 10 GB की मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड होना, समझो ना। एग्जैक्टली यही है। हाँ, होता नहीं है, पर टेक्नो बता रहा हूँ, हम लोग फूल कैसे बनते हैं ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो हम लोग का क्या है, हमको बताया जाता है 5G या 4G ये वेस्टेज है। क्यों बता रहा हूँ, 5G से क्या नुकसान है, सबसे बड़ा बता रहा हूँ। एक तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, रेडिएशन ज्यादा निकलता है। दूसरा क्या नुकसान है, ये नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मूवमेंट ज्यादा करोगे ना, बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि उसके लिए पास पास में टावर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बताया हाई स्पीड वाला जो वेव होता है वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता, मतलब उसका टावर पास पास में होगा, ठीक है ना। इसलिए ना जो 2G के टावर या 3G के टावर बहुत हाइट में रहते थे, और 5G के टावर नीचे नीचे, लाइक पोल बाय पोल चलते रहना है। इसलिए क्या है, अगर आपको 5G के नाम पे बोल रहे हो कि बहुत अच्छा स्पीड आएगा, तो वो तो 3G में भी आ जाना चाहिए था उतना। अगर हमको जितना डेटा स्पीड अवेलेबल होता है हमारे इंडिया में, उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हम। अब देखो, ये जो एयरटेल है, इनके ऊपर कितना बर्डन पड़ा होगा, सोचो कि इनको 4G टेक्नोलॉजी में वो स्पीड देने में आ ही नहीं पाए थे कि इनको 5G लॉन्च करना पड़ा,
क्योंकि हर कोई कस्टमर भी क्या बोलेगा, नहीं मेरे को 5G वाला मोबाइल चाहिए, 5G वाला ये चाहिए। हम तो ऐसे हैं कि 5G का सिग्नल आना चालू हुआ हो ना हो, हम 5G का मोबाइल लेके बैठ गए। 5G का मोबाइल पहले लॉन्च हुआ था 5G के सिग्नल से पहले, है ना। तो ये है। अब क्या है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अच्छे से समझना। 5G या 4G या 6G का इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा ये है कि जब हम फ्यूचर में रिमोटली काम करने के सोचते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हम सोचते हैं, या तो कोई ग्राफिक्स का एडिटर है अपने लैपटॉप पे काम करने की कोशिश करता है, या तो हाई बैंडविड्थ वाली मूवी है, मतलब बोलना चाहिए कि बहुत हाई क्वालिटी वाली वीडियो है जिसको एडिट करना है। और एडिट कैसे करना है, आपके लैपटॉप से दूसरे के लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है उसको एडिट करना है। समझना, जैसे आपका लैपटॉप एक रिमोट है जहां से आप कहां पे एडिट कर रहे हो, कहीं और पे बड़ा पीसी है, हायर कैपेसिटी वाला पीसी है, उससे आप कनेक्ट करने वाले हो। अब इस पीसी को उस पीसी से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ताकि आप यहां से बैठ के उस वीडियो को एडिट कर सको। अब क्या है, देखो मैं अपना पीसी को अपग्रेडेशन करता हूं, तो जैसे जिस लेवल की मूवीज बन रही है 4K क्वालिटी की, तो 4K क्वालिटी की मूवीज को एडिट करने के लिए और उसमें सारे सॉफ्टवेयर डालने के लिए कम से कम मेरा 3-4 लाख का खर्चा है ना, उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए। उससे अच्छा मैं क्या करूं, उससे अच्छा मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लैपटॉप खरीद लिया जिसमें स्पीड, नेट की स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। नेट की स्पीड बढ़ा के मैं किसी और कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहा हूं। इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, पहला चीज। दूसरा, जिसका वीडियो है उसको अपने कंटेंट की प्राइवेसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि कंटेंट किस पे है, उसके कंप्यूटर पे है। आप यहां से क्या कर रहे हो, बस एडिट कर रहे हो उसके कंप्यूटर में। तो फ्यूचर में लिमिटेड हाई स्पीड कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, पर हाई स्पीड इंटरनेट की हर जगह जरूरत पड़ेगी आपको। फ्यूचर में देखना, आप देखो कि ऐसा होने चालू भी हो चुका है कि ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, वीडियो एडिटर या इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स, उसको आप खरीदते नहीं हो। अब क्या करोगे, आप इंटरनेट से ऑनलाइन वीडियो और इमेज एडिट कर सकते हो उसका सब्सक्रिप्शन लेके, है ना। तो आप फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर खरीदोगे इतना महंगा, उससे अच्छा आपने क्या किया, फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप यहां से फोटोशॉप में एडिटिंग करके आप डाउनलोड कर लिए। इवन आपके मोबाइल में भी जो आप फोटो एडिट करते हो या वीडियो एडिट करते हो, उसका सॉफ्टवेयर हो सकता है वो कहीं और डला हो, आपका ऐप सिर्फ माध्यम प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपके ऐप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो बिना इंटरनेट के चलना चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर बिना इंटरनेट के नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कहीं और इंस्टॉल है। यहां तक समझे। ऐसे बहुत सारे कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हो जिसको आप बिना इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाते। इमेज एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो या वीडियो एडिटिंग का या कुछ भी ऐसा। हाँ, ये जितना इमेज एडिटिंग वाला अभी जो सॉफ्टवेयर है ना, जो एआई पे है, वो सारे का सर्वर कहाँ पे है, रिमोटली। आप यहाँ से सिर्फ क्या करते हो, अपना इमेज अपलोड करते हो। अब यहाँ पे एक प्राइवेसी का भी इशू है, आप अपना इमेज को अपलोड किए और वहां से वो एडिट करके डाउनलोड करके वो आपको देता है, इस बीच में उसके पास सर्वर में गया ना, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो खैर, अब देखो, अब एक और प्रॉब्लम सुन, इधर ध्यान दो। अब हाँ प्लीज, देखो अब क्या है, हमको जैसे एक सर्जन है ना, क्या होता है कई बार हमको बहुत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की, है ना। अब क्या है, सर्जन यहाँ पे बैठा है और सर्जरी कहीं और होनी है। आजकल इंटरनेट में या आजकल पेपर में आता है रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी सुना है ना। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या होगा, सर्जन कहीं और बैठा होगा दिल्ली मुंबई में, और यहाँ पे सिर्फ रोबोट्स हैं, वो कमांड दे रहा है कि ये इतना स्टिचिंग करो, इतना ये करो, और रोबोट्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं।
समझो ना। अब इनके बीच में लेटेंसी का कोई, अगर लेटेंसी थोड़ा भी इधर उधर हुई, मतलब या 5G लेवल से टेक्नोलॉजी से कम टेक्नोलॉजी हुआ, तो ये अभी कमांड दिया तो कुछ देर बाद वो ऑपरेट कर रहा है। समझो ना। अब हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया है, उसने पहले से सिग्नल दे दिया था कि भाई ये मेडिसिन अप्लाई कर दो या ये कर दो, वो थोड़ी देर बाद कर रहा है। इसलिए रिमोट सर्जरी करने के लिए, रिमोट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या रिमोट जजमेंट करने के लिए, ये सब के लिए आपको 5G टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ठीक है ना। जहां लेटेंसी का कोई मतलब लेटेंसी बर्दाश्त नहीं है जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में एक और चीज होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं जो समझना अच्छे से, और ये एकदम कंफर्म। ठीक है, इधर ध्यान दो। ड्राइवरलेस कार आई है, अभी भी आ रही है ड्राइवरलेस कार, है ना। पर ये ड्राइवरलेस कार फ्यूचर में रिमोटली चलने वाली है। कैसे? कि आप घर में बैठ के आपने कार को भेजा रिमोट से, कार गई, पिकअप करके वापस आ गई। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं ये होगा, है ना। और ऐसा होगा, और इसका रीजन क्यों है? क्योंकि इसी पे तो काम चल रहा है अभी, है ना। ड्राइवरलेस कार में दो तरीके से काम होने वाला है। एक तो वो खुद में अपना डिसीजन, या आदमी के साथ जो भी जो उसका ड्राइवर होगा वो उसके साथ काम करेगा, कुछ दूर ऑटो पायलट मोड में चलेगा, कुछ दूर आप डिसीजन लोगे। फ्यूचर में वो रिमोटली काम होगा। ठीक है, जहां पे आप कहीं पे बैठे होगे, कार कहीं और ऑपरेट होगी। और इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वॉर में भी इसकी जरूरत है। टैंक्स, टैंकर्स में लोग तो बम डाल के उड़ा देते हैं, पर अगर आप रिमोटली टैंकर्स को चला रहे हो, आप बच जाओगे, कितने लोगों का लाइफ बच जाएगा। ये सब के लिए हमको क्या चाहिए? हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। अब सोचो, अब टैंकर का मतलब जो कैनन है, जिस साइड पे आपने डायरेक्शन में डाला है, उस समय तक जो मूवमेंट है एनिमी का, वो कहीं और हो गया, आपने सिग्नल दिया कहीं और, तब तक वो, हाँ। इसलिए लेटेंसी का इसमें स्कोप नहीं है 5G का। तो 5G का कहां कहां पे है? डिफेंस हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में, तीसरा क्या बताया मैंने? हाँ, सर्विस सेक्टर में, बहुत सारे सर्विस सेक्टर, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब में आपको लेटेंसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे जगह पे आपको क्या चाहिए? आपको 5G का टेक्नोलॉजी चाहिए। सर, यस प्लीज। सर वो जो खिलौने वाले रिमोट होते हैं उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है सर? देखो क्या है, जो भी शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ज्यादा दूर तक जाता है? नहीं जाता ना, है ना। और ज्यादा दूर तक नहीं जाता। ब्लूटूथ से ज्यादा दूर कौन सा जाता है? मोबाइल का सिग्नल, है ना। ब्लूटूथ से ज्यादा दूर मोबाइल का सिग्नल जाता है। ब्लूटूथ और रिमोट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे काम करता है। ठीक है ना। तो ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स पे काम करता है, और मोबाइल भी माइक्रोवेव्स पे काम करता है। बस ब्लूटूथ में वाले में जो बोलना चाहिए कि जो वेव्स को यूज किया जाता है, वो कम एनर्जी वाले वेव्स को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कम एनर्जी वाले वेव्स को? क्योंकि वो बच्चों के लिए है। ठीक है ना। इसको मिनिमम रेडिएशन पे काम करवाना है। इसलिए ब्लूटूथ में जो एनर्जी है, या आपके बच्चों के रिमोट में जो एनर्जी है, वो बहुत ही लेस एनर्जी वाले माइक्रोवेव्स हैं, बहुत ही लेस एनर्जी वाले माइक्रोवेव्स हैं। ठीक है। आपको जो भी वेव्स नहीं दिख रहे हैं ना, और जो घर में यूज हो रहे हैं, वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच का है। ठीक है ना। जैसे रिमोट अपना जो है, वो इंफ्रारेड पे काम करता है, जो हमारे यहाँ के घर का रिमोट होता है। ठीक है ना। हमारा वाईफाई, हमारा मोबाइल, और हमारा ब्लूटूथ, ये तीनों का माइक्रोवेव ही वेव्स है, तीनों। इसलिए कहीं पे मोबाइल ज्यादा है और वाईफाई भी है, तो ये दोनों आपस में डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के वेव्स हो सकते हैं। हाँ, बस घर के वाईफाई में उतना हाई पावर वाला एनर्जी नहीं दिया जाता जितना मोबाइल के सिग्नल के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसको दूर तक ट्रैवल करना है।
अब इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोचो मैंने टावर को 5G टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया, है ना, टावर को 5G टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया, पर हमारे यहाँ इंडिया में बहुत जगह पे अभी 2G का भी पेनिट्रेशन नहीं जा पाया है ना। अब ऐसे कंडीशन में आप कुछ जगह पे 5G हो रहा है, कुछ जगह पे 2G भी नहीं पहुंच पाया है, तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड चालू हो गया। डिजिटल डिवाइड चालू हो गया, इसके कारण से गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया जिसको बोलते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। नाम से क्या है, सैचुरेशन प्रोजेक्ट, मतलब 4G को सैचुरेट करना, कहां तक, जहां जहां पे 4G नहीं है। तो यहाँ पे 5G को लॉन्च करने के लिए मोदी जी तो कर दिया, पर 4G का सैचुरेशन प्रोजेक्ट भी चलाया। जितने नक्सलाइट एरिया हैं जहां पे टावर लगने नहीं दिया जाता था, वो सारे जगह 4G का टावर लगाया जा रहा है कि एटलीस्ट 4G का नेटवर्क हर जगह मिले। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे पास। पहला चीज ये है कि रिमोट एरिया में हमने 4G अभी तक नहीं किया, 2G भी ढंग से नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि वहां पे लोग नहीं चाहते कि वो कनेक्टेड हो, है ना। नक्सलाइट्स नहीं चाहते कि वहां पे टावर आए, लोग को बाकी वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, इसलिए क्या है वो टावर वगैरह को उड़ा देते हैं या रोड्स वगैरह नेटवर्क्स को उड़ा देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो दूसरा एक प्रॉब्लम है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें चाहिए। कि पहला चीज हमको सबमरीन केबल से हमको पहुंचाना है यूएस में, या जहां जहां पे गूगल के, फेसबुक के सर्वर है, वहां से सबमरीन केबल से हमको वहां तक पहुंचाना है। वो भी हमारे पास बहुत दिन तक नहीं था, वो अब रिसेंटली आ गया। जियो ने भी अपना सबमरीन केबल, मतलब सबमरीन केबल समझ रहे हो, ओशन के अंदर से केबल लेके उधर तक लेके गया है, ताकि फेसबुक का सर्वर या गूगल का सर्वर हमको एक्सेसिबल हो। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हुआ। अब जहां तक आया वहां से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब जगह फाइबर की रिक्वायरमेंट है। जियो ने बहुत बड़ा फाइबर का जाल बिछाया, गवर्नमेंट ने भी बिछाया, जिसको बोलते हैं भारत नेट, है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत नेट फाइबर बिछाया और पूरे इंडिया के गांव को फाइबर से कनेक्ट कर दिया, है ना। गवर्नमेंट का भारत नेट प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी शायद फेज 3 चलने वाला है। इसमें क्या है, 2.5 लाख गांव जो हैं उसको फाइबर से कनेक्ट करने वाला है। अगर फाइबर से कनेक्ट होगा तो बैक हॉल स्ट्रांग हो जाएगा। बैक हॉल समझते हो, है ना। बैक हॉल जैसे क्या है कि मेरा आवाज कहां तक गया, यहां तक गया, लैपटॉप तक गया, लैपटॉप से कहीं और जा रहा है, लैपटॉप से ये किस में गया, इसमें गया, इंटरनेट वाले डिवाइस में। उस इंटरनेट वाले डिवाइस से जो केबल गया है वो बैक हॉल है। वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो मेरा कितना भी स्पीड यहां तक रहे कोई मतलब का नहीं है, समझे ना। पहले ना आइडियली देखा जाए ना तो 3G टेक्नोलॉजी में एक और बैंडविड्थ बेनिफिट था कि 3G टेक्नोलॉजी से ही वीडियो कॉल पॉसिबल हो जाना चाहिए था। वीडियो कॉल 3G टेक्नोलॉजी से ही चालू हो जाना चाहिए था। पर 3G टेक्नोलॉजी से जो वीडियो कॉल हमारे इंडिया में होता था वो इंटरनेट से होता था, रादर देन मोबाइल के सिग्नल से। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे पास 4G का नेटवर्क चल रहा है और नेट को मैंने बंद रखा है और तब भी अगर वीडियो कॉल होता है तो वो क्या है, वो वीडियो कॉल ओरिजिनल है, नेटिव वीडियो कॉल जिसको बोलते हैं, नेटिव वीडियो कॉलिंग फीचर। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग का अलाउ करते हैं। ठीक है। एक और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आया कि स्टार्टिंग के 1G या 2G या 3G 2G तक जो टेक्नोलॉजी था वो सर्किट को स्विच किया जाता था। सर्किट को स्विच करना मतलब समझते हो कि जैसे मेरे को इनसे बात करनी है तो बीच में कोई ऑपरेटर बैठा होगा जो सर्किट को स्विच करेगा कि मेरा लाइन और इनका लाइन को कनेक्ट कर दे, समझो ना। तो सर्किट स्विचिंग होता था। अब जो होता है वो पैकेट स्विचिंग होता है ना। अब क्या है, मेरे से बहुत सारा डेटा गया पैकेट के फॉर्म में, जो डेटा जाता है आवाज गई पैकेट के फॉर्म में गया, इनसे भी पैकेट के फॉर्म में गया, वो अपना हर एक पैकेट अपना अपना रास्ता बनाया और जाके एक्यूमुलेट होके इनको आवाज गई। तो अब जो होता है, मेरा जो आवाज जाता है इनके पास तक वो पैकेट के थ्रू जाता है, मतलब डिजिटल वे में जाता है। और पहले जाता था डायरेक्ट कॉपर के लाइन में मेरी आवाज जाती थी और वो कनेक्टेड होती थी। तो ये डिफरेंसेस था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब
जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइबर सिक्योरिटी। सर हाँ बताइए। सर वो टॉपिक से थोड़ा हट के क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। ग्राफिकल यूज इंटरफेस किसको बोलेंगे सर? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है GUI किसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई बता सकता है? पहले के कंप्यूटर देखे थे, ब्लैक एंड व्हाइट रहता था, जिसमें एक कर्सर ब्लिंक करता रहता था, है ना? वो GUI टेक्नोलॉजी पे नहीं था। जब से विंडोज जिसमें माउस जो क्लिक करने पे होता है ना, वो GUI पे है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम जहां पे क्लिक करते हैं माउस से, वहां से वो कमांड ले लेता है, वो GUI के कारण से पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज पहले कीबोर्ड से हम एंटर करते थे। ठीक है। यस तो सर, अब इसका मैं सर उसमें हाँ, पढ़ा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसका एक मतलब एक वो है, मेजर पार्ट है ये। IoT का ना, देखो यस सर। IoT का, देखो कोई भी चीजें जो हम टच करके ऑपरेट कर पा रहे हैं वो GUI के अंदर में आएंगी। टच करके यस सर। माउस से या वॉइस इनेबल करके, मतलब जो आप कभी एवेंजर की मूवी देखा होगा, ऐसे करके सिग्नल दिखाता है, उसको फैला देता है ना? तो दैट इज ग्राफिक्स, है ना? ग्राफिक्स का यूज होता है। तो ये जो भी चीजें हम कमांड के फॉर्म में देना चाहते हैं, उसको हम हैंड्स के टच से करते हैं, किसी ग्राफिक्स को देख के, वो GUI के अंदर में आता है। तो चलो अब इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं। साइबर सिक्योरिटी हम वर्ड यूज करते हैं और कभी कभी बोलते हैं सेफ्टी, है ना? साइबर सुरक्षा, और कभी बोलते हैं सेफ्टी। पर साइबर के साथ सिक्योरिटी ही ज्यादा यूज करते हैं, सेफ्टी यूज नहीं करते। तो क्या डिफरेंस होगा सिक्योरिटी और सेफ्टी में? सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होगा? यू मस्ट बी सेफ एट होम कि यू मस्ट बी सिक्योर्ड एट होम, कि दोनों? सिक्योरिटी गार्ड होता है कि सेफ्टी गार्ड होता है? हाँ, पहले सिक्योरिटी चाहिए, फिर प्रोटेक्ट करना। सर सिक्योरिटी व्यक्तिगत होगा और सेफ्टी लार्ज होगा, लार्ज अमाउंट में। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं। हमको बोलना चाहिए कि घर को जब छोड़ के जाते हैं हम, तो घर सिक्योर करके जाना है ना? ताकि चीजें सेफ रहें। तो यहाँ से कुछ बता सकते हो, यहाँ से कुछ लाइन को कनेक्ट कर सकते हो? सेफ डिस्टेंसिंग रखना है बोलते हैं हम, सिक्योर डिस्टेंसिंग नहीं रखना होता है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ए, मोबाइल पे देख के मत बताओ, मोबाइल देखोगे? अच्छा, देखो क्या है, सेफ्टी जो है वो आपके बिहेवियरल चेंजेस में है ना? कि भाई आई मस्ट बी सेफ ऑल द टाइम, है ना?
आई शुड एक्ट सो दैट आई शुड बी सेफ। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो मुझे सेफ्टी रखना चाहिए, है ना, पर्स चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, सेफ हुआ। सिक्योरिटी, आप टूल्स यूज करते हो, एक्स्ट्रा चीजों को यूज करते हो, इवन गार्ड को यूज करते हो, बट वो स्टैटिक पार्ट है, वो आपके बिहेवियर का पार्ट नहीं है ना। आप अगर सिक्योर फील करते हो किसी घर पे, तो किस कारण से फील करते हो? आपके नेचर के कारण से फील नहीं करते हो। आप किस लिए फील करते हो? क्योंकि वहां पे सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहां पे गार्ड है, तो आप सिक्योर फील करते हो। बट सेफ्टी कब है? इवन इफ सिक्योरिटी गार्ड है, इवन इफ सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी मैं जो घर को लॉक करता हूं, या तो मैं घर में घर से निकलने से पहले मैं गैस का सिलेंडर को ऑफ करता हूं, ये सब मेरे सेफ्टी के बिहेवियर्स हैं। तो सेफ्टी मेरे ऊपर है ना, मेरे नेचर पे है। अगर हम सेफ रहेंगे तो हो सकता है फ्रॉड कम से कम हो। जैसे हम पासवर्ड चेंज करते हैं, है ना, जैसे हम पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करते हैं, ये सब ना सेफ्टी चीजें हैं। पर सिक्योरिटी, एंटीवायरस लगाते हैं। तो एंटीवायरस क्या है? सिक्योरिटी। सेफ्टी, आप वैसे वेबसाइट में नहीं जाते हो जिस वेबसाइट में मलिशियस चीजें आ सकती हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यही चीज साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम आसपास के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, एक्सटर्नल थ्रेट नहीं, एक्सटर्नल थ्रेट बोलना चाहिए कि एक्सटर्नल से बोलना चाहिए कि टूल्स को यूज करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल बोलना चाहिए कि हम अपने बैरियर्स या अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। देखो, डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है बट आप ही पावरफुल नहीं हो। तो आपका पावर, अगर आप पावरफुल होते हो तो आप ज्यादा सेफ हो, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका लड़ने का जो क्षमता है, वो आपको सेफ रखती है। और सिक्योर कैसे रखती है? जब कैंपस सिक्योर है, आपका घर सिक्योर है, बिल्डिंग सिक्योर है, या बुलेट प्रूफ आपने जैकेट पहना हुआ है ना, ये सब आपको सिक्योर रखती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह जो जाते हैं कहीं पे भी, है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, सिक्योर रखते हैं। पर मोदी जी बिहेवियर में क्या चेंजेस ला सकते हैं? वो उस एरिया पे ना जाए जिस एरिया पे थ्रेट का ज्यादा चांसेस है, या तो एट द सेम टाइम कितना भी लोग बोल रहे फिर भी आप जैकेट पहनते हो नहीं पहनते हो, ये आपके ऊपर है ना। अगर प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट, हो सकता है नहीं पहनते होंगे बहुत जगह पे जहाँ पे थ्रेट कम है, क्योंकि बहुत हैवी रहता है, ले जाना बहुत मुश्किल है। पर सेफ्टी बिहेवियर में ये चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी में अगर हम बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। इसका रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट और हम दोनों ही अवेयर नहीं है, अभी तक नहीं थी। तो इट इज बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, डिवाइसेस, प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमने $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया और फिर भी 95% अटैकर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए। हाँ, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे बात है, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ, है ना। $1 ट्रिलियन तो हमारा इकोनॉमी भी नहीं है, पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतना खर्च हो चुका है। सक्सेस किसका अच्छा है? अटैकर्स का। इसका मतलब हमारे सिक्योरिटी में भी फ्लॉ है और हमारे सेफ्टी में भी फ्लॉ है। इंडिया में ना सेफ्टी ज्यादा बड़ा इशू है। हम एंटीवायरस लगा देते हैं बट हम किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले सोचते नहीं है, उसके कारण से हैकिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क्या है, सेफ ब्राउजिंग को यूज करना आपकी सेफ्टी में आता है, बट आप फायरवॉल यूज करते हो या एंटीवायरस यूज करते हो, वो किस में आता है? सिक्योरिटी में आता है, ठीक है। वैसे क्या है, इसमें हम डिवाइसेस का बहुत सारे यूज करते हैं, हम सीसीटीवी वगैरह लगाते हैं, है ना, ताकि एक्सटर्नल थ्रेट बचा रहे। पर हम यहाँ पे क्या है, किसी भी फिशिंग या बुलिंग वाला जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हम बहुत इजीली इंडल्ज नहीं होते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सेफ रहें, है ना। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
इसमें आपके आइडेंटिटी का थेफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। और इसमें देखा जाए तो आपके कंप्यूटर टर्मिनल का या आपके फाइनेंसेस का इसमें थ्रेट की ज्यादा चांसेस इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि ये बिहेवियरल है तो सेफ्टी है ना, कोई भी चीज बिहेवियरल लेवल पे है तो सेफ्टी वाला चीज है। तो दैट इज साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। कई बार वी हैव द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना। समटाइम्स हमको लगता है कि हम सिक्योर हैं, पर सीसीटीवी लगा है पर चलता नहीं है ना। सीसीटीवी लगा है पर हार्ड डिस्क नहीं चल रहा, अंदर में स्टोर ही नहीं कर रहा है, ऑन बस रखा है। हाँ हाँ देखो क्या होता है कि आपको भी सेफ रहना है और सिक्योर भी रहना है ना, तो सिक्योरिटी के लिए जरूरी नहीं है आप इस टाइप का काम करो, पर अगर कुछ नहीं है तो इस टाइप का काम करो, ये है। ये वर्क करता है, मतलब ऐसा चीजें भी वर्क करती हैं अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, समझ लो। एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा एग्जांपल है। क्या है, मेरे फादर डायबिटिक थे, है ना, तो उनका ना ग्लूकोमा हो जाता है ना, आइस का नजर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है ना। अब क्या है, पेट्रोल डालने जाते थे ना, तो उनको दिखता नहीं था कि कितना हो रहा है करके, पर फिर भी देखते रहते थे। क्यों? हाँ, सामने वाले को तो नहीं पता ना। तो क्या है, कई बार हम सिक्योर होने के लिए ये सब काम करते हैं। क्या है कि आपको उस समय स्ट्रांग रहना है जब आप सबसे वीक हो, और उस समय वीक रह सकते हो जिस समय आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो यही चीज है, जब अगर आप ना वीक हो अंदर से, तो आपके पास स्ट्रांग रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे क्या है, टाइगर आ गया सामने में, हम अंदर से बहुत वीक है, पर उस समय अगर स्ट्रांग नहीं दिखे या उसको स्ट्रांग नहीं दिखे हम, तो गेम खत्म नहीं, क्योंकि ये सारा माइंड गेम चलता है उस समय। एक कुत्ता भी भौंक के भगा देता है, वो देखना बहुत सारे वीडियो उसको, है ना। क्या है, डॉग या जो लेपर्ड और डॉग के बीच में कई बार फाइट होता है। फाइट क्या आता है, लेपर्ड ना कई बार ना डॉग को उठाने के लिए, डोमेस्टिक डॉग रहता है उसमें, तो कुत्ता जोर जोर से भौंकता है उसके नजर मिला के, और वो डर के भाग जाता है। समझो ना, ये पूरा माइंड गेम है। इसलिए जब आप अंदर से वीक हो, आपको लगता है मेरे पास कोई टूल नहीं है, उस समय आपको स्ट्रांग दिखना जरूरी है। स्ट्रांग उसके नजर, आंखों में आंखें मिला के देखना है, टाइगर के या लॉयन के, यही एक अकेला ऑप्शन है। हाँ एग्जैक्टली, यही एक अकेला ऑप्शन है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ देखो, कुत्ता भी उसी को दौड़ाता है जो दौड़ के भागता है। तो क्या है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मेरे से वीक है ना, तो उसको ये समझ आता है। अगर वही कुत्ता आएगा भौंकने के लिए, आप भी उसको घूर के देखोगे, वो भौंकता रहेगा पर आएगा नहीं आपके पास में, पर जैसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज उसको वीक दिखेगा ना, वो आपके पास आने लग जाएगा। समझो ना। तो इसलिए क्या होता है कि साइबर सेफ्टी हो या साइबर सिक्योरिटी हो, ये दोनों ही चीजों में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कितना फील करते हो सेफ या कितना सिक्योर फील करते हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब कोई सिस्टम सिक्योर है, हाँ इधर ध्यान दो, जब कोई सिस्टम सिक्योर है तो तीन चीजें हैं। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी बोलने का मतलब ये है कि जिस पर्सन को एक्सेस हो वही ऑथराइज्ड हो, किसके लिए, आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो जब हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब वही पर्सन को मिले जिस पर्सन को आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। तो सिक्योरिटी में पहला पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड पार्ट है इंटीग्रिटी। मेरे डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, डेटा जैसे मैं पहुंचाना चाहता था वैसे ही पहुंचा है, तो डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन है। जैसे क्या है कि आप देखोगे कि कई बार कहीं पे क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो पुलिस आते हैं और
वो सीसीटीवी को देखते हैं, खोजते हैं कि किसमें क्या हुआ है करके। तो पहला चीज ये है कि अगर मैंने उसको एक्सेस दिया तभी पुलिस देख पाएगी, अदरवाइज नहीं देख पाएगी, है ना। तो पहला क्या किया, मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी रखा कि मेरे घर का सीसीटीवी आप सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए यूज करोगे। सेकेंड चीज इंटीग्रिटी, हो सकता है मैं भी कल्प्रिट हूं तो मैंने कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया, है ना, तो ये भी ये इंटीग्रिटी। और तीसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी या उपलब्धता क्या है कि जिनको आपने ऑथराइज किया है उन्हीं को ही अवेलेबल हो। जैसे क्या है, कोई बैंक का वेबसाइट होता है, उसको दोनों चीज देखना रखता है कि जो जेन्युइन है उसको अवेलेबल हो, जो जेन्युइन नहीं है हाँ उसके लिए अनअवेलेबल हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या इंश्योर करता है कि बहुत लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना, और अवेलेबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसको अवेलेबल करना। और इंटीग्रिटी क्या है कि उस डेटा में उसमें कोई भी टाइप का चेंजेस ना हो। तो साइबर सिक्योरिटी में ये तीन जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी दो चीजों पे काम करता है कि थ्रेट कैसा है, दूसरा वल्नरेबिलिटी कैसा है ना। थ्रेट अगर बहुत स्ट्रांग होगा और आप अगर वल्नरेबल हो, आप साइबर सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर को इजीली हैक किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अटैकर है ना, कोई नया नया हैकर है जिसने अभी अभी सीखा है अटैक करना, है ना, वो आपके सिस्टम को तभी हैक कर पाएगा जब आप भी खुद वीक हो। तो या तो आपके प्रैक्टिसेस या आपके कंप्यूटर में जो विंडोज है वो अपडेट नहीं होता, या एंटीवायरस नहीं डला है, या आप कोई भी लिंक को क्लिक कर देते हो, तो ये वल्नरेबिलिटी में आता है। बट अगर थ्रेट बहुत स्ट्रांग है, जैसे कई बार रशिया के जो हैकर्स होते हैं इतना स्ट्रांग हैकर्स होते हैं, या चाइना के बहुत सारे हैकर्स होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप किसी भी लेयर का सिस्टम या सिक्योरिटी रखते हो उसको भी वो कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि आप वल्नरेबल थे, पर इसका मतलब ये था कि थ्रेट बहुत स्ट्रांग था। जैसे इसका स्केल आप उस लेवल पे सोच सकते हो कि फ्यूचर में साइबर वॉर होने वाला है ना। हम बोलते हैं कि वॉर दो ही लेवल पे होगा, एक तो सैटेलाइट लेवल पे वॉर होगा और दूसरा साइबर लेवल पे वॉर होगा, है ना। आप सोचो, अब सारे जो वेपन्स है कंप्यूटर ऑपरेटेड होंगे, तो मैं सारे वेपन्स को डिसगाइड कर सकता हूँ, मिसगाइड कर सकता हूँ। अगर मैंने उस वेपन को अटैक कर दिया, खत्म। वैसे क्या है, सैटेलाइट पे मैंने अटैक कर दिया जिससे उसको सारे सिग्नल मिल रहे थे, खत्म वॉर। तो इसलिए फ्यूचर में वॉर ऐसे ट्रेडिशनल वॉर नहीं होंगे, फ्यूचर में इसी तरीके के होंगे वॉर। तो थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी में किस टाइप के थ्रेट आते हैं? पहला है फिशिंग। फिशिंग सुना होगा, काफी ये रहता है न्यूज में। फिशिंग उसी फिशिंग से बना है जिस फिशिंग से अपन सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, मछली को दाना डालने के लिए क्या करते हैं, आटा लगाते हैं, और क्या होता है, फिश फंस जाती है, ठीक है ना। वो फिशिंग होती है, फिश, है ना। वैसे अटैकर्स भी क्या करते हैं, आपके में लिंक डालते हैं, उस लिंक को आप क्लिक करते हो, आप फंस जाते हो। तो फिशिंग के लिए आपके एसएमएस, आपके पास एसएमएस आ सकता है, आपके पास व्हाट्सएप आ सकता है, फेसबुक मैसेंजर में मैसेजेस आ सकते हैं, लिंक आ सकता है, और उसके बाद आपका पूरा व्हाट्सएप कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कि आए दिन सबका व्हाट्सएप हैक हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले से ही चल रहा है। आपको मैरिज का इन्विटेशन आएगा, है ना, उस इन्विटेशन को आप डाउनलोड करोगे और उसमें वो एपीके फाइल होता है एक्चुअल में, उसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, है ना। बहुत लोगों का हैक हो रहा है अभी। देखना उस ग्रुप में ना, कहीं कभी कभी ना अचानक से कोई पुराना फ्रेंड अचानक से कुछ भी मैसेज करने लग गया, इसका मतलब समझ लो कि उसका व्हाट्सएप हैक हो गया। अभी बहुत चल रहा है ना। तो क्या है, वो फिशिंग था। आपको क्या किया, मैरिज का इन्विटेशन आपने क्या किया, डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, व्हाट्सएप हैक हो गया आपका। क्या क्या जैसा इंटरेस्ट होता है वैसे लोगों को वही चीज सिखाया जाता है। तो
जैसे क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत टाइप का फूल करता है कि आपके मोबाइल में इतना वायरस मिला, क्लिक करें क्लीन करने के लिए, क्लिक किए वायरस आ गया। समझो ना, फिशिंग, ये सारा फिशिंग का टेक्निक है, ठीक है ना। तो फिशिंग अटैक बहुत कॉमन अटैक्स हैं, है ना। फिशिंग से बहुत सारी चीजें हो सकती है। फेसबुक ये हो सकता है, आपका मैसेंजर कंप्रोमाइज हो सकता है ना, आपका इंस्टा कंप्रोमाइज हो सकता है, आपका यूट्यूब का मोनेटाइज्ड अकाउंट कंप्रोमाइज हो सकता है। कई लोगों का भी हुआ, रिसेंटली मैंने भी जान रहा हूँ जिसको, एक मेरी फ्रेंड थी, वो मतलब ऑनलाइन या सोशल मीडिया से ना जितने फ्लावर्स हैं उसको सेल करती थी, ठीक है। उसका यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गया था और इंस्टाग्राम भी काफी अच्छा चल रहा था। अब उसके पास ऐसी कुछ लिंक आया, किसी कमेंट, उसमें कमेंट करते हैं जो यूट्यूब के में कमेंट करते हैं, और कमेंट में नॉर्मली एक लिंक दे देते हैं ना, बहुत सारे, कोई भी आप वीडियो डालोगे ना उसमें आए दिन कुछ ना कुछ लिंक आता रहता है नीचे साइड में। अब जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे, आपका यूट्यूब का मोनेटाइज चैनल जो होगा वो हैक हो जाएगा। ये सारा फिशिंग है, ठीक है ना। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग, कॉमन मालवेयर्स, बिजनेस ईमेल, फेक वेबसाइट एंड मच मोर। तो हम देखते हैं फिशिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे क्या हुआ, आपके पास मेल आया, मेल में क्या आया कि आप जैसे किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये उनको पता होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, माई यूनिवर्सिटी नाम से आपको मेल किया। उसने बोला कि आपका 24 आवर्स में आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, आप उसको रिसेट कर लो। आपको लगेगा कि आपके यूनिवर्सिटी से आया, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फंस गया आप, ठीक है ना। और फंस गए क्या, इसके डिपेंड करता है वो क्या चाहता है उसके बाद, है ना। उसके इसका बहुत सारा पर्पस होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। एक और देखो, दिस वन, है ना। यहाँ पे आया कि आपको एसएमएस आया, एसएमएस में बोला कि आपका स्टेट बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप ये जो लिंक है ये क्लिक करने के लिए बोला। अब इसको क्लिक किए तो आपको योनो का ऐप दिखा, ठीक है ना। आपने क्या किया, मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी डाला, आपको लग रहा है कि आप योनो में हो, पर इन रियलिटी आप किस में हो, इस लिंक पे हो। आपको पूरा हूबहू सेम ऐप दिखेगा जैसा कि योनो ऐप होता है या बाकी बैंक के वेबसाइट्स होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। बस क्या है, उसका लिंक यहां से आया रहेगा आपके पास। अब इसके कारण से आपने क्लिक किया, यूजर आईडी पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला, उधर पे आपका पैसा चला गया, क्योंकि वो जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो उनको मिल गया बैंक का। ओटीपी वो पैरेलली डालते जा रहे हैं, वो ओटीपी भी मिल गया, उसको डाल दिया और आपका बैंक अकाउंट खाली। तो ये फिशिंग का टेक्निक्स है। फिशिंग में नॉर्मली यूजर आईडी और पासवर्ड को स्टीलिंग के लिए पर्पस से यूज किया जाता है, आपका जो डेटा है इसको चोरी करने के लिए, ताकि आपके बैंक अकाउंट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका यूजर आईडी पासवर्ड को लिया जा सके। मेरे पास फेसबुक मैसेंजर में आए दिन आता रहता है, क्योंकि हम लोग का एक एडवर्टाइजमेंट भी फेसबुक से चलता है ना, तो आए दिन आता रहता है कि मेटा से मैसेज आया है कि आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, इंस्टाग्राम ये सब आए दिन आता रहता है। मेटा से आता नहीं है, वो किसी और से आता है, मैं क्लिक करूंगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। यस, तो ऐसा होता है। सेकंड है सोशल इंजीनियरिंग, जिसको मैं अगले क्लास में बताता हूँ सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है करके, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछना बहुत एसेंशियल है, पूछना चाहिए। देखो क्या है, जब एक पर्सन स्मार्ट तब है जब उसको पता है कि ही नीड्स अ हेल्प, है ना। अगर उसको पता है कि उसको एडवाइस की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, देन ओनली वो स्मार्ट है। उसको ये पता है कि कौन सा चीजें मैं कर सकता हूँ और कौन सी चीजें कोई दूसरा कैपेबल इनफ है, तभी वो पर्सन स्मार्ट है। समझना, स्मार्ट पीपल जो होते हैं ना, वो लोग अपना टाइम सेव करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि टाइम सेव होता है। आप एक हफ्ते किसी सब्जेक्ट से जूझे, पढ़ाई करने की कोशिश किए,
उससे अच्छा 5 मिनट किसी से पूछ लेते, आपका टाइम सेव हो जाता ना। बट वाइज पर्सन वो है जो सही आदमी से सही कंसल्टेशन लेता है, समझ लो ना। स्मार्ट वो है जब उसको पता है कि उसको कंसल्टेशन की जरूरत है या उसको एडवाइस की जरूरत है, बट जो वाइज पर्सन है ना, उसको ये पता है कि इसके लिए कौन हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो वी शुड बी वाइज एज वेल एज स्मार्ट इनफ कि हम किससे सजेशन ले रहे हैं और कौन उसमें एक्सपर्ट है। मेरे से पॉलिटी का सजेशन लोगे, गलत हो जाएगा। खैर मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, बट पॉलिटी का सजेशन कौन अच्छा दे पाएगा, योगेश सर दे पाएंगे, या जो भी उनके एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छा दे पाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई टाइम सेव करने के लिए हम हमेशा से एडवाइस लेने में पीछे नहीं हटे। एडवाइस के साथ उनका एक्सपीरियंस आता है ना, जो बड़े लोगों का एक्सपीरियंस आता है, जो कि 5 मिनट के एडवाइस में आपको बता देते हैं, और वो उसके कारण से आपका वो 5 साल बच जाता है, ठीक है। इसलिए क्या, छोटे छोटे चीजों में जिसमें भी स्ट्रगल करते रहते हो ना, उससे पूछना जरूरी है कि हाँ मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, और ये पूछने से आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, हो सकता है 1 साल बच जाएगा आपका। मेंटल, जितने भी मेंटल पेशेंट होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो सपोर्ट या हेल्प बहुत लेट से लेते हैं, है ना। इतना लेट से लेते हैं जब तक उनको बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, और उसका रीजन है कि हम बचपने से ना ओपन अप होना नहीं सीखे हैं, है ना। चाहे किसी भी इश्यू से रिलेटेड हो सकता है, अगर कोई चीज हर्ट कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है ना। कोई चीज आपको परेशान कर रहा है मतलब उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, बस खोजना है कि कहां पे इसका सोल्यूशन है। मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मैं टेंशन में हूं, है ना, पर कोई पर्सन ऐसा है जो कि मुझे थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकता है। मैं अपना हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, बट मेरे को कोई निकाल सकता है, ये चीज जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर आपके पास तो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए इससे पहले कि वो किल कर दे आपको, है ना, टेक अ पिल, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। ऑनलाइन में कोई डाउट है?